तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन नंबर 70 होगा ये, नहीं 70 हो गया है, 71 होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन नंबर 71। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम लोग शुरू करने जा रहे हैं लोकसभा का आपका 2 सेशन आएगा। एक लोकसभा के बारे में हम लोग फैक्चुअल जानकारी देखेंगे, लोकसभा क्या है, कैसे है, नहीं है। और फिर अगले वाले लोकसभा सेशन में अभी का जो चुनाव हुआ है उससे रिलेटेड कुछ जानकारी देखेंगे जो आपको स्टूडेंट और एक जागरूक नागरिक होने की वजह से जानना ही चाहिए। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। और देखो एक एक क्वेश्चन करते हुए हम लोग धीरे धीरे यहाँ पे बहुत कुछ जानकारी गेन कर लेंगे। बात कर रहे हैं लोकसभा का। लोकसभा है क्या? तो लोकसभा हमारे संसद का ही एक भाग है। अनुच्छेद 79 संविधान का अनुच्छेद 79 यह कहता है कि हमारा संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के बना हुआ है, जिसमें लोकसभा जो है ये आपका प्रत्यक्ष रूप से चुना जाने वाला सदन है। और इसकी चर्चा कहाँ है? 81 में। लोकसभा का चर्चा कहाँ है? 81 में। आप देख सकते हो ये हमारा नया संसद भवन है, जिसका इनॉग्रेशन कब हुआ था? तो इसका इनॉग्रेशन हुआ था 28 मई 2023 को। और ये है हमारा लोकसभा, जहां हमारे द्वारा चुने हुए सांसद जाकर के बैठते हैं। ठीक है। और ये देखो किस थीम पर बना हुआ है। तुम आपको लोकसभा वाले वीडियो में बताए थे, फिगर में आप देख लो और आप ही बताना कि लोकसभा जो है ये किस थीम पर बना हुआ है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से और देखिएगा संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के बारे में बताया गया है। हम आपको बहुत बार बताए हैं कि संविधान का अनुच्छेद 79 किसके बारे में बात करता है? तो ये बात करता है संसद के बारे में। ठीक है। अनुच्छेद 80 किसके बारे में बात करता है? तो संसद का ही एक पार्ट है जिसका नाम है राज्यसभा। ठीक है। और अनुच्छेद 81 ये किसके बारे में बात करता है? तो संसद का ही एक पार्ट है जिसका नाम है लोकसभा। तो लोकसभा का चर्चा कहाँ है? आर्टिकल 81 में। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिएगा लोकसभा के अन्य नाम क्या हैं? लोकसभा को निचला सदन, अस्थायी सदन, प्रत्यक्ष रूप से चुना जाने वाला सदन भी कहते हैं। जैसे देखिएगा यहाँ पे निम्न सदन मतलब हो गया निचला सदन, अस्थायी सदन मतलब इसको कभी भी सत्ता में चल रहे सरकार के पास अगर बहुमत नहीं हो तो इस सरकार को खत्म भी किया जा सकता है, विघटित भी किया जाता है, और इसलिए इसको कहते हैं अस्थायी सदन। लोकप्रिय सदन, चूंकि ये सदन बहुत ज्यादा चर्चित रहता है इसलिए इसको लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अनुच्छेद 81 में लोकसभा का चर्चा किया गया है। आगे धीरे धीरे हम लोकसभा के बारे में बहुत कुछ देख लेंगे क्वेश्चन के माध्यम से। फिर आइएगा देखिएगा लोकसभा सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता होना चाहिए। अगर हम और आप लोकसभा के मेंबर बनना चाहते हैं, लोकसभा सांसद बनना चाहते हैं, तो हमारे पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? तो आप देख लो। सबसे पहले तो आप भारतीय नागरिक होना चाहिए। ठीक है। आपकी आयु कम से कम 25 वर्ष होनी ही चाहिए, उससे कम में नहीं चलेगा, ज्यादा तक आप चल सकते हो। तो 25 वर्ष इसकी आयु होनी चाहिए। किसी भी लाभ के पद पर ना हो। और लाभ का पद किस चीज को परिभाषित करता है? तो ये परिभाषित करता है सरकारी नौकरी को, है ना, सरकारी नौकरी को। मानसिक तौर पर ठीक हो, मतलब पागल नहीं हो, दिवालिया नहीं हो, बस इतना ही रिक्वायरमेंट होता है। और इस तरीके से अपना आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। ठीक है। चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा लोकसभा अध्यक्ष का चयन कौन करता है। देखो लोकसभा एक अपने आप में समझ लो कि ये रूम है, जैसे ये अपना क्लासरूम है, तो मान लो कि ये लोकसभा है। तो लोकसभा में इतने सारे सांसद बैठे रहेंगे तो कोई एक लीडर होना चाहिए ना, जो सबको कंडक्ट करे। तो उसी लीडर को क्या कहा जाता है? अध्यक्ष कहा जाता है। ठीक है। क्या कहते हैं? अध्यक्ष। और इसी अध्यक्ष को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसी अध्यक्ष को कहते हैं स्पीकर। और इस स्पीकर को कौन इलेक्ट करता है? तो लोकसभा सदस्य जो हैं ये क्या करते हैं? तो ये इस स्पीकर को चुनते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा सदस्य। अभी ठीक है, आज देखो, आज आपका डेट आई थिंक 6 जून हो रहा है शायद। तो अभी तो ये मंत्रिपरिषद खत्म हो चुका है, नया वाला मंत्रिपरिषद आने वाला है। 18वीं लोकसभा चुनाव हुआ था। 17वीं वाला का बात करें तो ये देख लो 17वीं लोकसभा, इसके जो अध्यक्ष थे ये कौन थे? तो ये थे आपके ओम बिरला साहब। ठीक है, ओम बिरला। और ये कहाँ किस पार्टी के हैं? बीजेपी पार्टी के, राजस्थान के कोटा से ये सांसद थे। आगे चलेगा लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है, मतलब अपना रिजाइनेशन किसे देगा? तो ये देता है आपका उपाध्यक्ष को। किसे देता है? उपाध्यक्ष को।
और आप अभी बताओ कि अभी उपाध्यक्ष कौन है लोकसभा के। तो इस बार जो आपका लोकसभा का उपाध्यक्ष नहीं था, वैसे ये कहीं कहीं आप जब देखोगे तो वहां लिखा होता है कि लोकसभा उपाध्यक्ष के पद पर हमेशा विपक्ष का नेता बैठता था। और आप देख लो कि 2014-2019 के चुनाव के अकॉर्डिंग भारत में एक मजबूत विपक्ष नहीं था, जो कि लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर मजबूत विपक्ष रहेगा तभी वो पक्ष वाली सरकार की खामियां को, गलतियों को गिना सकेगा। तो कोई भी विपक्ष नहीं था, इसलिए उपाध्यक्ष का पद खाली था। तो इस चीज को याद रखिएगा कि लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो अपना त्याग पत्र किसको देगा, लोकसभा उपाध्यक्ष को देगा। यहाँ पे आप ये याद रखिएगा कि 2019 वाले में कोई भी आपके उपाध्यक्ष नहीं थे, इस बार तो बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि इस बार बढ़िया वोटिंग आया है। आगे देखिएगा, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में कितने वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है। लोकसभा का जो कार्यकाल होता है या उसमें जो बैठने वाले सांसद होते हैं उनका कार्यकाल 5 साल का होता है। मतलब मान लो कि अगर हम सांसद बन गए तो हम अगले 5 साल तक रहेंगे, अगर सरकार विघटित ना हो तो 5 साल। लेकिन क्या ऐसा होता है कि 5 साल से इनका कार्यकाल बढ़ा दिया जाए? तो ऐसा हो सकता है, और ये राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान हो सकता है, मतलब नॉर्मल सिचुएशन में नहीं होगा। अजीब सा अगर कंडीशन रहेगा, कोई प्रॉब्लम वाली कंडीशन होगी तब ऐसा होगा। और कितने साल के लिए आप मैक्सिमम बढ़ा सकते हो? 1 साल के लिए ही आप मैक्सिमम बढ़ा सकते हो। क्या? तो लोकसभा का कार्यकाल। चलिए आगे आते हैं। 42वें संविधान संशोधन। संविधान संशोधन क्या होता है? तो जब आप संविधान में कुछ भी नया करना चाहते हो, पुराना को हटाना चाहते हो, तो जो बदलाव होता है वो जिस माध्यम से होता है उसी माध्यम को क्या कहा जाता है? संविधान संशोधन, मतलब संविधान में बदलाव करना। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया गया था? ये टाइम चल रहा था इंदिरा गांधी जी का, जो अपने आप में कह लो कि उनका भी एक तानाशाह टाइप का ही रोल बन चुका था। इन्होंने एक आपको बढ़ा दिया था, और कितने सालों के लिए बढ़ा करके कर दिया था? 6 साल के लिए। फिर से सुनिएगा, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 6 वर्ष बढ़ा दिया गया। सोचो कि मतलब कार्यकाल ही बढ़ा दिया गया कि 5 साल नहीं 6 साल रहेगा। लेकिन फिर इसी के बाद देखिएगा, अगले वाले क्वेश्चन में है, इसी के बाद जब इंदिरा गांधी जी का सरकार चला गया था, आपको पता होना चाहिए कि इंदिरा गांधी जी 66 से लेकर के 1977 तक रही थी पीएम, और फिर दोबारा चुन करके आई थी कब? तो 1980 से लेकर के 1984 से, मतलब बीच में थोड़ा सा गैपिंग आया था। तो आप याद रखिएगा कि जो बीच वाला गैपिंग था, इसमें 1977 से लेकर के 1979 तक किसका सरकार आया था? मोरारजी देसाई जी का। मोरारजी देसाई जी का। और इस 42वें संविधान संशोधन में ना, ये जो आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ था इंदिरा गांधी जी के समय, इंदिरा गांधी जी ने बहुत कुछ बदल दिया था, और जिस जिस चीज को बदला था ना, उसे वापस उसी चीज को ठीक करने का प्रयास कौन किया था? मोरारजी देसाई। और किस संशोधन के माध्यम से? तो 44वें नंबर का संशोधन किया गया था, और ये कब हुआ था? 1978 में। तो अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया था? तो वापस जितना होना चाहिए उतना ही कर दिया गया। मतलब 42वें संविधान संशोधन 1976 से बढ़ाया गया, और 44वें संविधान संशोधन 1978 से पीछे कर दिया गया, मतलब एज इट इज कर दिया गया। नेक्स्ट में देखेगा, कौन सा सदन भारत में जनता का प्रतिनिधित्व करता है? जनता का प्रतिनिधित्व मतलब हम खुद से चुन करके किसी को भेजे हैं, उसी को करते हैं प्रत्यक्ष रूप से चुनना या प्रतिनिधित्व करना। तो आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा। लेकिन रुकना यहाँ पे थोड़ा सा, क्वेश्चन को फिर से बनना। कौन सा सदन भारत में बात हो रहा है, मतलब किसका बात हो रहा है? देश का बात हो रहा है। मतलब किसका बात हो रहा है? केंद्र सरकार का बात हो रहा है। और केंद्र सरकार में किसका प्रतिनिधित्व होता है? सांसद का होता है। राज्यसभा का भी होता है, लोकसभा का भी होता है, बट राज्यसभा को हम डायरेक्ट चुनकर नहीं भेजते हैं। राज्यसभा को कौन चुन के भेजता है? तो राज्यसभा को हमारे द्वारा चुने हुए विधायक चुन करके भेजते हैं। लोकसभा को हम लोग खुद चुनते हैं ना, आप देख रहे हो ना किस बार वोटिंग हो रहा है, तो लोकसभा का मेंबर को लोग खुद चुनता है। विधानसभा में क्या होता है? तो ये राज्य हो जाएगा। अगर राज्य होता ना तब आंसर क्या हो जाता? विधानसभा। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। कौन सा सदन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य है? वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम। क्या हो जाएगा? लोकसभा। प्रत्यक्ष मतलब होता है खुद से वोट देना, और अप्रत्यक्ष होता है मेरे बदले जाकर के कोई काम कर देगा। राज्यसभा क्या होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जैसे जिस विधायक को हम चुनेंगे वो विधायक जाकर के राज्यसभा सांसद को चुनता है। इस चीजों को आप याद रखिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, देखना।
वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्य को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है? मेरी बातों को सुनना पहले तो आप, कि लोकसभा में मैक्सिमम सांसद कितने हो सकते हैं? तो मैक्सिमम हो सकते हैं 550। अब लोग ये कैसे हो गया, 552 होता था ना, तो 552 होता था, लेकिन उनमें से दो जो होता था ना, ये होता था एंग्लो इंडियन, ये होता था एंग्लो इंडियन, मतलब ऐसा भारतीय जिसके पूर्वज क्या रहे थे, अंग्रेज रहे थे। हम लोग को पता है कि हम लोग एक अच्छा खासा लंबा गुलामी के दास्ता से गुजरे हैं। वो लोग यहाँ पे रहते थे, भारत की महिलाओं से शादी करते थे, उनके साथ रिलेशन में रहते थे, तो उनके बच्चे जो होते थे ना, वो आपके एंग्लो इंडियन कहे जाते थे। अब उनकी संख्या खत्म हो गई है, इसलिए उनका प्रतिनिधित्व भी संसद से खत्म कर दिया गया। 2 एंग्लो इंडियन चुना जाता था हर वर्ष, और ये इसको खत्म कर दिया गया, इस चीज को खत्म कर दिया गया। कितने नंबर के संशोधन के माध्यम से? 104 नंबर संशोधन के माध्यम से, जो कब आया था? 2019 में आया था। ठीक है, 2019 में आया था, इस चीज को याद रखिएगा। तो पहले कितना हुआ करता था? 552, और घटा करके अब कितना हो गया? तो 2 माइनस करोगे कितना आ गया? 550। अब देखो 550 का भी आंकड़ा देख लो। 530 जो है इसमें से, ये कहाँ से आते हैं? ये आते हैं स्टेट से, मतलब राज्य से। और 20 कहाँ से आते हैं? तो ये आते हैं आपके यूटी से। कितने आते हैं? 20 आते हैं यूटी से। अभी टोटल कितने सांसद हैं अभी? तो अभी टोटल सांसद हैं 543। आप न्यूज में भी देखे होंगे कि 543 का ही आंकड़ा का बात हो रहा था। अभी टोटल है 543, और इसमें से देखिएगा स्टेट से कितने आते हैं? तो 529। कितना बचा बाकी? घटा करके देखिए इसको, कितना बचा? कितना बचेगा? तो 14 हो जाएगा ना। हाँ, देखिएगा 14 जो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका यूटी से। ठीक ना? तो इस चीज को याद रखिएगा कि 529 मतलब 529 आपके स्टेट से आएंगे, और यूटी से आपके कितने आते हैं अभी? तो ये आते हैं 14 आपके आते हैं। चलिए आंसर क्या हो जाएगा देखना। वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्य को राज्य की जनता द्वारा सीधे निर्वाचित किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका 530 हो जाएगा, 530। चलिए आगे आते हैं। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? आप बताओ। देखो ऑप्शन भी यहाँ पे गड़बड़ सड़बड़ दिया है, तो हम लोग ऑप्शन नंबर ई लगाएंगे, और क्या हो जाएगा? 550, ऑप्शन नंबर ई। चलिए आगे आते हैं। यहाँ पे देखना, संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन किस वर्ष की जनगणना के आधार पर होता है? देखो कहाँ से सांसद खड़ा होगा, कहाँ से विधायक खड़ा होगा, ये आपका एरिया नहीं बल्कि पॉपुलेशन, क्योंकि हम लोग क्या कहते हैं, ये जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता के सेवक हैं, तो जनता के अनुसार, जनसंख्या के अनुसार ही प्रतिनिधित्व किया जाता है। और पूछ रहा है कि अनुच्छेद 82 में ये चीज लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? तो लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन किस वर्ष की जनगणना के आधार पर होता है? तो ये होता है आपका 1971 की जनगणना के आधार पर। ऐसा नहीं है कि 2011 में जनगणना हुआ तो उसके अकॉर्डिंग चेंज कर दिया गया, 2001 में हुआ उसके अकॉर्डिंग हुआ, 2021 में होता है उसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, बिल्कुल नहीं। ये एक बेस लाइन होता है, और 1971 की जनगणना के अनुसार ही, जैसे यूपी से कितना चुना जाता है? 80, तो ये 1971 की जनगणना के अनुसार किया गया है। 2026 तक यही रहेगा। ठीक है, 2026 तक 1971 वाले पे ही चलेगा, और फिर 2026 में आपका चेंज होगा आगे जाकर के। तो जैसे यूपी में 80 है तो और बढ़ जाएगा, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रहा है ना कि घट रहा है। तो ऐसे ऐसे हैं, अभी यूपी में 80 है, महाराष्ट्र में 48 है, आपका वेस्ट बंगाल में 42 है, हमारे बिहार में 40 है। तो ऊपर का तो आपको 4 याद रखना ही चाहिए। आगे आते हैं। देखिएगा लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना के आधार पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? हम आपको अभी बताएं। कब तक रहेगा? 2026 तक रहेगा, मतलब 24 में तो हम लोग चल रहे हैं, मतलब अगले साल के अगले साल। चलो आ जाओ आगे। किस संशोधन द्वारा भारत की संसद और राज्य विधानसभाओं में एक एंग्लो इंडियन आरक्षित सीटों को समाप्त कर दिया गया? तो ये किया गया आपका 104वां संविधान संशोधन। 104वां संविधान संशोधन द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया, जो 2019 में लाया गया था। एक सवाल आपसे पूछ सकता है कि संशोधन क्यों किया गया? संशोधन तभी होता है जब संविधान में कुछ बदलना होता है। तो हमारे संसद में एंग्लो इंडियन होंगे, ये आर्टिकल में लिखा हुआ था। और किस आर्टिकल में लिखा हुआ था? तो ये आपका लिखा हुआ था 331 नंबर के आर्टिकल में लिखा हुआ था कि संसद में 2 एंग्लो इंडियन चुन करके आएंगे, और इसको खत्म कर दिया गया किसके द्वारा? तो 104 नंबर का संविधान संशोधन। ठीक है, चलो आगे आते हैं। 16 में आ जाओ। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके गणेश वासुदेव मावलंकर। अभी कौन है? तो अभी है ओम बिरला।
अभी हैं ओम बिरला, आप कह लो कि ये 17वें नंबर के हैं, ठीक है, ये 17वें नंबर के हैं। और 18वां वाला जो लोकसभा आने वाला है, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है, मतलब मैथ से भी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गया है, कौन अध्यक्ष बनेगा, कौन क्या बनेगा, तो वो भी अपने आप में बहुत क्वेश्चन होगा और हम लोग उसको भी बनाएंगे। आपसे सवाल कर सकता है कि पहली महिला स्पीकर कौन थी, पहली महिला, तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी मीरा कुमार, मीरा कुमार ये पहली महिला स्पीकर रही हैं। चलिए आगे आइएगा, देखिएगा लोकसभा का सचिवालय किसके नियंत्रण में होता है, क्वेश्चन बनता है, आया हुआ भी एग्जाम में। लोकसभा का जो सचिवालय होता है ये लोकसभा स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में होता है। नेक्स्ट में देखिएगा लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, अभी आपको बताया गया कौन थी, तो ये हो जाएगा आपका मीरा कुमार। 19 देखते हैं, प्रथम लोकसभा की अवधि क्या थी, प्रथम लोकसभा, आपसे सवाल कर सकता है कि प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 17 अप्रैल 1952 में। और कब से कब तक सत्र चला था, तो ये 13 मई 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक पहली विधानसभा का जो था ये सत्र चला था। ये जो 17वीं मतलब ये जो 2019 से 24 वाला जो खत्म हो रहा है, इसका टेन्योर कब तक है, तो इसका टेन्योर आपका 16 जून तक था, 16 जून तक था। चलिए आगे आइएगा, नेक्स्ट देखिएगा मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है, मंत्री परिषद क्या होता है, तो प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री और आपका राज्य मंत्री, ये सारे मंत्रियों का जो ग्रुप होता है यही कहलाता है मंत्री परिषद। और ये पूरी तरीके से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो ये हो जाएगा आपका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। चलिए आगे आते हैं, किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है, तो बलराम जाखड़, ठीक है, सबसे लंबा जो कार्यकाल रहा है ये बलराम जाखड़ जी का रहा है। और कब से कब तक रहा है, तो 1980 से लेकर के 89 तक, मतलब कह लो कि 2 बार के लोकसभा में ये आपका अध्यक्ष बने हुए थे, स्पीकर बने हुए थे। इस चीज को याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये हो गया आपका सबसे लंबा टेन्योर। अगर आपसे सबसे कम वाला पूछता है कि सबसे कम किसका था, तो ये था आपका बलिराम भगत का, बलिराम भगत, इनका सबसे कम टेन्योर रहा था। नेक्स्ट में आते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 अच्छा ये 21 था, 22 में आइएगा, प्रोटेम स्पीकर बिहार पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है, तो प्रोटेम स्पीकर की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। क्या होता है प्रोटेम स्पीकर, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को ही प्रोटेम स्पीकर कहते हैं, जो पुराने वाले सांसद से चले आ रहे होते हैं। और इनका काम क्या होता है कि जो अभी नव निर्वाचित लोकसभा का चुनाव हुआ है, उनके सारे सांसदों को ये क्या करते हैं, तो आपका शपथ ग्रहण करवाते हैं। फिर से सुनिएगा, प्रोटेम स्पीकर का काम होता है नव निर्वाचित लोकसभा सांसदों को शपथ ग्रहण करवाना, जिनकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है, प्रोटेम स्पीकर की, राष्ट्रपति जी के द्वारा। आइएगा क्वेश्चन नंबर 23 में, निर्णायक मत देने का अधिकार किसे है। मान लो कि कोई बिल आया, ठीक है, कोई बिल आया आपका लोकसभा में, और वहां पे क्या हुआ ना कि 2 धड़ बट गया, एक बोल रहा है कि ये बिल सही है और एक गुट बोल रहा है कि ये बिल सही नहीं है। दोनों के बीच बहुत ज्यादा चर्चा होगा। मान लो कि चलो ग्रुप बैठा, उसमें से क्या हो रहा है ना कि 40 लोग बोल रहे हैं कि हाँ बिल सही है और 40 लोग बोल रहे हैं कि बिल सही नहीं है, मतलब एक बोल रहा है हाँ और एक बोल रहा है ना। तो अब क्या होगा, तो अब इसमें एंट्री होगा किनका, तो अब एंट्री होगा स्पीकर साहब का, स्पीकर का, ठीक है, जिसको हम लोग अध्यक्ष बोलते हैं। नॉर्मली जो अध्यक्ष होते हैं ना, इनको वोट देने का अधिकार नहीं होता है संसद में, इनको वोट देने का अधिकार नहीं होता है, लेकिन ये वोट कब दे सकते हैं, जब हाँ या ना पे बराबर बराबर चल रहा हो, मतलब टाई चल रहा हो, तब ये आते हैं और अपना निर्णायक मत देते हैं। और ये जिसके तरफ मत दे दिए, बिल उन्हीं की तरफ आपका मतलब कह लो कि उन्हीं के अनुसार चलेगा। और इस निर्णायक मत का चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है, 100 का 1 में, अनुच्छेद 100 के 1 में यह कहा गया है कि लोकसभा अध्यक्ष अगर वोट बराबर हो गए हों तो निर्णायक मत दे सकता है। आंसर क्या हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष। आते हैं 24 में, देखिएगा संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान करता है। ये कौन सा अनुच्छेद करता है, अनुच्छेद 93 यह कहता है कि हमारे संसद में, लोकसभा में क्या होंगे, अध्यक्ष भी होंगे और आपके उपाध्यक्ष भी होंगे। इन चीजों को याद रखिएगा। नेक्स्ट में आइएगा, लोकसभा में संघीय क्षेत्रों से अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। आपको पूरा तोड़ ताड़ के बताएं, आपको पता होना चाहिए। 530 स्टेट से होगा और 20 कहाँ से होगा, तो ये आपका यूटी से होगा। अभी कितने आते हैं यूटी से, तो अभी आते हैं 14 आते हैं। सबसे ज्यादा किस केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं, तो ये आते हैं आपके
कहाँ से आते हैं, बहुत चर्चा था, हाँ दिल्ली से कितने आते हैं, तो दिल्ली से आते हैं 7, और इस बार सातों का सातों वोट किसको चला गया, बीजेपी को चला गया, केजरीवाल को एक भी नहीं मिला। चलो आ जाओ 26 में, लोकसभा में कोरम पूरा करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की जरूरत होती है। चलो इसको समझते हैं कि एग्जाम्पल से, जैसे अपने यहाँ क्या होता है, चलो बारिश हो रहा है बहुत, तो नॉर्मली हमारे क्लास में अगर मान लो कि एक दिन में 100 बच्चे आ रहे हैं और उस दिन मात्र अगर आए 4 बच्चे आए, 5 बच्चे आए, तो क्या पढ़ाई होगा, और अगर पढ़ाई होगा भी तो क्या सिलेबस आगे बढ़ेगा, जी नहीं बढ़ेगा। वही चीज यहाँ पे होता है कि किसी भी नए बिल पे काम करने के लिए कम से कम कोरम कितना होना चाहिए, जिसको गणपूर्ति कहते हैं, 1/10। जैसे मान लो कि अभी अपने यहाँ लोकसभा सांसद कितने हैं, तो 543, तो इसका 1/10 कितना निकल जाएगा, तो आपका 54 आएगा, है ना, 54 आएगा। तो कम से कम 54 सांसद उपस्थित रहेंगे तभी संसद का कार्यक्रम शुरू होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो इस चीज को याद रखिएगा, 1/10 हो जाएगा, इसी को कहते हैं कोरम, इसी को कहते हैं गणपूर्ति। चलिए आगे आइएगा, प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष जो थे ये थे पी ए संगमा प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे। नेक्स्ट में आ रहे, लोकसभा का एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। हम आपको बताए थे कि आपका जनसंख्या का ही प्रतिनिधित्व करता है, और एक लोकसभा क्षेत्र जो है ये कम से कम कितनी जनसंख्या को प्रतिनिधित्व करता है, तो 7.5 लाख की जनसंख्या पर एक सांसद होता है। इस चीज को आप याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं, यहाँ पे देखिएगा, भारत के किस राज्य में लोकसभा सीट की संख्या सर्वाधिक है, भारत के किस राज्य में, आपको 2-4 स्टेट याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो हो जाएगा यूपी, और यूपी वाला तो देखिए इस बार कितना खतरनाक हुआ, मतलब बीजेपी को अयोध्या से फैजाबाद जो मेनली वहाँ का निर्वाचन क्षेत्र है वहां से उनको नहीं मिल पाया पूरा बहुमत, तो यूपी आएगा, फिर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, फिर होगा आपका वेस्ट बंगाल, फिर होगा अपना बिहार। चलिए देखते हैं इसका आंकड़ा, यूपी का कितना है, तो यूपी का है 80, ठीक ना। महाराष्ट्र का कितना है, तो महाराष्ट्र का है 48, वेस्ट बंगाल का कितना है 42, हमारे बिहार का कितना है 40, हमारे बिहार का है 40। इस चीज को याद रखिएगा, जिसमें अपने बिहार से 40 में से कितना मिला बीजेपी को, तो आपका 12 मिला। कुछ ऐसे राज्य रहे जहां बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला, जैसे आपका मध्य प्रदेश रहा, त्रिपुरा रहा, अरुणाचल प्रदेश रहा, उत्तराखंड रहा, हिमाचल प्रदेश रहा, तो ऐसे बहुत सारे, दिल्ली रहा, तो ये सारे राज्यों में उनको पूर्ण बहुमत मिला। आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका यूपी। और देखो ये सब राज्य बहुत मैटर करता है, क्योंकि देखो ना 80, 48, 42, 40, मतलब मैक्सिमम नंबर तो इसी लोग को जोड़ करके आ जाएगा, तो इसीलिए इधर बहुत ज्यादा हल्ला भी रहता है, और इधर केंद्र सरकार के द्वारा बहुत ज्यादा ध्यान भी दिया जाता है। इस बार देखो यूपी को कितना डेवलपमेंट किया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा वोट मिल सके। नेक्स्ट में आते हैं, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था, हम लोग देख चुके हैं, 13 मई 1952 को हुआ था। गठन कब हुआ था, 17 अप्रैल 1952 को। नेक्स्ट में देखिएगा, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, उस समय हम लोग अध्यक्ष देखे थे जी.वी. मावलंकर, उपाध्यक्ष कौन थे, पहले वाले का पूछ रहा है, तो देखो क्या हो जाएगा, एम अनंत सैनम अयंगर। अभी कौन है लोकसभा अध्यक्ष, 17वें वाले से कोई नहीं थे, मे भी 18वें वाले से हो सकते हैं। चलिए आगे आइएगा 32 में, 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, 17वीं बहुत बार देख ली ना, आपको याद भी हो गया होगा, ओम बिरला साहब जो है 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। 33 को देखते हैं, लोकसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधि, एक सेकेंड, हाँ ये देखिएगा, लोकसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधि भेजने के मामले में कौन सा राज्य दूसरे स्थान पे पूछ रहा है। अगर आप दूसरे में ध्यान से देखोगे तो आपका बन जाता कितना कितना है, 80 है, 48 है, 42 है, 40 है, फिर आपका 39 है। ये कहाँ का है, तमिलनाडु का है। वैसे आप 4 याद रखिए, ऊपर से कितना पूछ रहा है, सेकंड वाला का पूछ रहा है ना, तो सेकंड वाला 48 है, और ये कहाँ का है, तो ये है आपका महाराष्ट्र का। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। देखो क्या होता है ना कि कभी कभी किसी बिल को लेकर के राज्यसभा और लोकसभा में क्या होता है कि थोड़ा सा डिस्प्यूट हो जाता है, तब आपका दोनों सदन को साथ में बैठाया जाता है। किसको किसको, लोकसभा को और आपका राज्यसभा को। यहाँ से सुनना आप थोड़ा सा क्वेश्चन, दोनों को साथ में बैठाया जाता है। संयुक्त बैठक को बुलाता कौन है, 2 तरीके से क्वेश्चन बनता है। संयुक्त बैठक को बुलाता कौन है, तो संयुक्त बैठक को बुलाता कौन है, राष्ट्रपति। लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो अध्यक्षता जो करता है ये कौन करता है, तो ये करता है स्पीकर। और स्पीकर हम लोग किसको बोलते हैं, लोकसभा अध्यक्ष को। और संयुक्त अधिवेशन का चर्चा किस आर्टिकल में किया गया है, संयुक्त अधिवेशन का चर्चा किस आर्टिकल में किया गया है, तो ये किया गया है
108 में, है ना, याद रखिएगा। साथ में बैठ करके हम लोग पूजा करते हैं, श्री श्री 108 बार यज्ञ में आह्वान दिया जाता है। जैसे करके आप कुछ भी याद रख सकते हो, 108। आंसर क्या हो जाएगा? क्या पूछ रहा है? अध्यक्षता ना, तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। और अभी तक मात्र 3 बार संयुक्त बैठक हुआ है अलग अलग बिल पे डिस्प्यूट होने की वजह से। चलिए 35 को देखते हैं। भारत की संसद, ये तो आप खुद बना लीजिएगा। भारत की संसद किससे मिलकर बनती है? तो लोकसभा से, राज्यसभा से और आपका राष्ट्रपति से, राष्ट्रपति से। और संसद का चर्चा कहाँ किया गया है? 79 में। कहाँ? 79 में। आंसर क्या हो जाएगा? देख लो यहाँ पे, राष्ट्रपति, लोकसभा और आपका राज्यसभा, ऑप्शन नंबर डी। आते हैं 36 में। देखना, भारतीय संसदीय प्रणाली किस मॉडल पर आधारित है? सबसे पहले तो देख लो कि भारत में जो आपका प्रशासन है, जो काम है, ये संसदीय मॉडल पर आधारित है। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। और ब्रिटेन में कौन सा मॉडल यूज किया जाता है? तो ब्रिटेन में आपका यूज किया जाता है वेस्टमिंस्टर मॉडल। और भारतीय जो है हमारा संविधान जो है, इनके संविधान से सीखा है, ठीक है। और किस मॉडल को यूज करता है? तो ये वेस्टमिंस्टर मॉडल को यूज करता है। नेक्स्ट में आइएगा, देखिएगा, लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन के नॉमिनेशन को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया? 104वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा, जिसकी चर्चा कहाँ पे की गई थी? अनुच्छेद 331 में। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? यहाँ पे आप 2-3 चीज सुन लो। देखो 331 में हम लोग क्या देखे थे कि एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षण था। 330 में जब आप देखते हो तो यहाँ पे चर्चा किया गया है एससी के बारे में और आपका एसटी के बारे में। टी मतलब यहाँ पे क्या हो गया? तो टी मतलब हो गया ट्राइब, टी मतलब हो गया ट्राइब, शेड्यूल ट्राइब। और इस सी मतलब यहाँ पे क्या हो गया? तो ये हो गया आपका कास्ट, ठीक है, कास्ट। तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को कुछ रिजर्वेशन दिया गया है, मतलब आपका टोटल 543 सीट है, तो इसमें से कुछ सीट जो है वो रिजर्व कर दिया गया है। किसके लिए? तो एससी के लिए और एसटी के लिए। तो एसएससी के लिए कितना किया गया है? एसएससी के लिए जो सीट रिजर्व किया गया है ये है आपका 84, ये है आपका 84। और एसटी के लिए कितना है? तो एसटी के लिए है आपका 47। क्वेश्चन यही पूछा है ना कि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? जनजाति, ट्राइब मतलब ही क्या होता है? तो ट्राइब मतलब ही होता है आपका जनजाति, ठीक ना, जनजाति। आंसर क्या हो जाएगा? 47। कहीं कहीं पे क्या करता है, दोनों को जोड़ करके पूछ लेता है, तो इस चीज को याद रखिएगा। एक चीज आप और याद रखिएगा कि संसद में आपका एससी का, एसटी का और इस बार महिला को भी आरक्षण दे दिया गया है। कितना परसेंट का? 33% का। जबकि पिछड़ा वर्ग आयोग को अभी तक कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिला हुआ है। चलिए आगे आते हैं, देखिएगा, वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जाति, अभी बताए थे ना, जाति वाला का क्या हो जाएगा? 84 सीट, 84 सीट आरक्षित है। और जनजाति वाले के लिए 47 सीट आरक्षित है। महिला के लिए इस बार से 2023 में किया गया है मोदी जी के द्वारा 33% सीट किसके लिए अब आरक्षित रहेगा? तो ये महिला के लिए आरक्षित रहेगा। चलिए आगे आइएगा, नारी वंदन अधिनियम 2023 के अनुसार लोकसभा में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत सीट आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका 33%। अभी हम लोग देखे थे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही क्रम कौन सा है? आपको अगर याद रहेगा तो आप बना लीजिएगा। जैसे जहां भी आपको यूपी दिख रहा है, यूपी का कितना हो जाएगा? 80, ठीक है, यूपी का हो जाएगा आपका 80। उसके बाद फिर महाराष्ट्र का होगा कितना? 48, कितना, तो यही हो जाएगा आपका यहाँ पे 80, 48। और फिर आपका पश्चिम बंगाल, इसका कितना है? 42। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। एक बार फिर से सुनिएगा, यूपी का 80, महाराष्ट्र का 48, वेस्ट बंगाल का 42, अपने बिहार का 40। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। लोकसभा के किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो जाती है? बिहार दरोगा में बना हुआ है क्वेश्चन। अगर कोई सांसद बिना किसी इंफॉर्मेशन का मैक्सिमम अगर 60 डेज वो क्या होता है, अगर अनुपस्थित हो जाता है, मतलब 2 महीना अगर अनुपस्थित रहता है, तो उसकी सदस्यता क्या हो जाएगी? रद्द हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 43, संसद सदस्यों को प्रति माह वेतन के रूप में कितना सैलरी मिलता है? तो इन्हें मिलता है 1 लाख रुपया, ठीक ना, 1 लाख। लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? देखो यहाँ पे क्या किया, दोनों पूछ के मतलब ऐड कर दिया। 84 किसका हो जाएगा? एससी का हो जाएगा। और 47 किसका हो जाएगा? एसटी का हो जाएगा। 7 4 11, तो क्या दे रहा है यहाँ पे? और ऐड करना पड़ेगा, 8 4 12 और 1 13। तो क्या हो जाएगा?
131 सीट जो है ये एससी और एसटी के लिए कि आपका आरक्षित है। बाकी आप बताना यहाँ पे कमेंट करके कि जनरल के लिए कितना बचता है, ठीक ना, जनरल के लिए कितना बचता है अगर 131 हटा देते हैं 543 में से। तो चलिए आगे आइएगा, देखिएगा लोकसभा में वर्तमान सदस्य की संख्या कितनी है, वर्तमान कितनी है, तो वर्तमान हो जाएगा आप देखता है यहाँ पे 543। और आप देखे थे कि 543 के आंकड़ा के लिए ही चुनाव हो रहा था, जिसमें से एक निर्विरोध जीता था, ठीक है। कहाँ का वो आदमी था, सूरत का था और बीजेपी का प्रत्याशी था। आप उसका नाम बताइएगा कि वो कौन था, ठीक है। चलिए आगे आइएगा, 46 देखिएगा 2024 में कौन सी लोकसभा का चुनाव हुआ है, तो 2024 में 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ है, जो कब से कब तक चला, 19 अप्रैल से लेकर के 1 जून तक चला, 1 जून तक चला। सर्वाधिक लंबा समय तक चुनाव ये चला है, रिकॉर्ड तोड़ दिया। कितने दिनों तक चला था, 44 दिन तक चला था। कितने चरण में चला, 7 चरण में चला। और आपका 4 जून को क्या हो गया, तो इसका रिजल्ट जो है वो रिलीज हो गया। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिएगा लोकसभा में किसके लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं है। अभी हम लोग देखें अनुसूचित जाति के लिए कितना है 84, जनजाति के लिए कितना है 47, महिला के लिए इस बार से कितना किया गया है 33%, और पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए कोई भी यहाँ पे अभी तक आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया है। 48 देखना, लोकसभा का पहली बार विधिवत गठन कब किया गया था, बहुत बड़ी क्वेश्चन आ गया। अच्छा ये देखो गठन का पूछ रहा है, ये गठन का पूछा है, गठन कब किया गया था 17 अप्रैल 1952 को। बैठक कब हुआ था 13 मई 1952 को। चलिए आगे आ रहे हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा। देखो ये अलग चीज होता है, जैसे लोग बोल रहे हैं कि अयोध्या से हार गया बीजेपी, जो कि नहीं हारना चाहिए। तो अयोध्या आपका लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र नहीं है, वो फैजाबाद के अंडर में आता है वो शहर। तो निर्वाचन क्षेत्र अगर आपसे सबसे बड़ा पूछेगा तो ये हो जाएगा आपका लद्दाख का। लद्दाख निर्वाचन क्षेत्र सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा कौन सा है, तो आपका दिल्ली का एक शहर है चांदनी चौक, ठीक है, ये आपका सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र है। बड़ा पूछ रहा है यहाँ पे, आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और लद्दाख में लोकसभा का कितना सीट है, तो 1 सीट है। जम्मू कश्मीर में कितना है, जम्मू कश्मीर में आपका 5 है, जिसमें से 2 बीजेपी जीता है। चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर लास्ट पे हम लोग आ गए। निर्णायक मत, क्या लिखा है, निर्णायक मत देने का अधिकार किसे है, तो यह है आपका लोकसभा स्पीकर को। और इसको ये अधिकार कौन सा आर्टिकल देता है, तो आर्टिकल 100 का एक ये अधिकार देता है कि आप निर्णायक मत दे सकते हो। तो आज का देखिएगा हम लोग, आज जो है हम लोग देखे थे आपका स्टैटिक के बारे में, ठीक है। तो और कल हम लोग फिर से लोकसभा का ही वीडियो लेकर के आएंगे, और कल वाले लोकसभा का वीडियो जो होगा उसमें हम लोग करंट वाला क्वेश्चन देखेंगे कि कहाँ से कितने लोग उठे थे, कहाँ से बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला, कहाँ से कांग्रेस का सफाया, मतलब जो आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन कल लेकर के आएंगे, जो आपका स्टैटिक से भी जुड़ा हुआ रहेगा, करंट से भी जुड़ा हुआ रहेगा। तो ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।